हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं हूँ नेहा और आप देख रहे हैं द लिट लेन। तो आज हम बात करने वाले हैं सेलिंग टू बाइजेंटियम, जो कि W.B. ईट्स के द्वारा लिखा गया है। इनका ही एक वर्क इससे पहले हमने द सेकंड कमिंग लिखा है, जो देखा है, जो कि इनका फेमस वर्क था। ठीक है। इससे पहले कि मैं आपको लेकर चलूँ आगे की स्लाइड्स पे, मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे देती हूँ। आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। आपको चाहिए थी टीजीटी और पीजीटी पे मैराथन्स, जो कि आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म किया था, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। और मैंने आप लोगों की रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट कर दिया है। पहले मैं ऐसे टॉपिक्स पिक करूँगी जो पीजीटी एग्ज़ाम को भी कवर करें। जैसे कि मैं विलियम शेक्सपियर से स्टार्ट कर रही हूँ, तो कल रात 8 बजे मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल रात में 8 बजे नवरात्रि का शुभ दिन है। कल से हम लोग अपने चैनल पे लाइव स्टार्ट कर रहे हैं, एंड थैंक यू सो मच कि आपने इस फैमिली को इतना बड़ा किया कि हम जो है वो लाइव कर पाए, इसके एबल बन पाए। तो थैंक यू सो मच। कल मैं आपको जो है, मतलब आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, चैनल को बड़ा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं भी आपको कभी भी मतलब डीमोटिवेट नहीं होने दूंगी। हमेशा मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आती रहूंगी। तो कल हम एक्चुअली मैराथन्स पढ़ने वाले हैं, और मैराथन्स में मैं आपको कराने क्या वाली हूँ थोड़ा सा बता दूँ, फिर इस वीडियो पे चलते हैं, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जिन्हें टीजीटी पीजीटी देना है, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें आप विलियम शेक्सपियर अगर आपके हैं सिलेबस में, और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर कर रहे हैं तो शेक्सपियर के बिना तो लिटरेचर कंप्लीट ही नहीं है। तो वो जो आपको मैराथन्स में कराने वाली हूँ ना, तब वहाँ पर आपको एवरीथिंग सब कुछ मिलेगा। वहाँ पर आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा, उनके ऊपर जो भी बुक्स लिखी गई हैं वो मिलेगा, फूल्स मिलेंगे, हीरोइंस मिलेंगी, प्रोलॉग एपिलॉग मिलेगा, उनका कोलैबोरेशन वर्क मिलेगा, आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेज हैं सबकी समरी, सबका कैरेक्टर, सबकी इंपॉर्टेंट लाइंस मिलेंगी। एंड लास्ट में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, या तो अगर आप कहेंगे तो मैं 3 दिन ये जो मैराथन्स है ये करा दूंगी, यानी कि डिस्क्रिप्शन वाला, और 3 दिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी PYQ वाली। ठीक है। तो जैसा आप बोलेंगे वैसा करेंगे। तो ऐसा मैं सोच कर रखी हूँ, और उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है आपकी PPTs बनाने के लिए, क्योंकि मैं कर रही हूँ, बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं आपको कुछ देती हूँ तो रिटर्न में आप भी मुझे बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ट्रस्ट, बहुत सारा सपोर्ट करते हैं। तो कल जो है 8 बजे ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है, लाइव में। और लाइव में इसलिए रख रही हूँ ताकि हम लोग जो है थोड़ा इंटरेक्ट कर पाए, एग्जाम पर्पज से उसको देख रहे हैं। अब चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो सेलिंग टू बाइजेंटियम है, इसके मैं आपको थोड़ा सा थीम थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि अगर आप सिर्फ इसके लिटरल मीनिंग को समझोगे तो कभी भी आप इस पोम को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये जो पोम है ये अपने लिटरल मीनिंग से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर है। यानी कि जो लिटरल मीनिंग क्या होती है, जो वो लाइन का अर्थ है, जो उसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, उसे बोलते हैं लिटरल मीनिंग। तो लिटरल मीनिंग के माध्यम से वो कुछ और प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं? वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो सिटी है, जो आयरलैंड है जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये सिटी एक्चुअली अब बूढ़े लोगों के लिए नहीं है। एक्चुअली ऐसा तो हम कह सकते हैं कि वो सिटी क्या, हर एक सिटी में जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स आती हैं कि अब मेरी इंपॉर्टेंस इस फैमिली में नहीं रह गई है, या तो अब मुझे बच्चे टाइम नहीं देते हैं, बच्चों के पास वक्त नहीं है मेरे पास बैठने के लिए, वो अपनी ही दुनिया में मस्त है। मैं ऐसा समझ सकती हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरे दादा दादी जी बहुत बूढ़े हो चुके हैं, 80+ हैं, तो कभी कभी उनकी भी ये शिकायत मिल जाती है। ठीक है। तो कोशिश आप कितना भी अपनी तरफ से करो, लेकिन कहीं ना कहीं हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप होता है, तो चीज़ें होती, तो ऐसा ही उनको भी फील हो रहा है। उनको लग रहा है कि लोगों के पास वक्त ही नहीं है मेरे पास बैठने के लिए, मुझसे बात करने के लिए। लोग सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चीज़ों में ही बिजी हैं। चिड़िया अपनी धुन में पेड़ों पर बिजी है। जो ह्यूमंस हैं वो एक दूसरे के बाहों में, यानी कि लव में बिजी हैं, लस्ट में बिजी हैं, और जो फिश है वो अपनी ही जनसंख्या बढ़ाने में लगी हुई है। कोई भी जो है वो ज्ञान के बारे में, स्पिरिचुअल के बारे में, नॉलेज के बारे में नहीं सोच रहा है। इसलिए भैया मैं इस संसार को छोड़कर मैं बाइजेंटियम जा रहा हूँ। बाइजेंटियम क्या है? बाइजेंटियम उनके द्वारा एक इमेजिनेशन सिटी है, जिनका मानना ये है कि उस सिटी में सिर्फ और सिर्फ नॉलेज वाले लोग रहते हैं, वहाँ नॉलेज वाले लोगों की कद्र की जाती है, इसीलिए वो भी वहां पर जा रहे हैं। तो ये है कुछ पोम के बारे में। तो इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि आप इसके लिटरल मीनिंग के साथ साथ ये भी समझ कर चलो, क्योंकि वो आगे ऐसे ऐसे चीज़ों से कंपैरिजन करेंगे ना, कभी आपको फतेहकोट से कंपैरिजन करेंगे, कभी किसी चीज़ से कंपैरिजन करेंगे, कभी जो म्यूजिक होता है
उससे कंपैरिजन करेंगे तो आपको जो है इस समझ में आ जाए बहुत अच्छे से, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दे दी हूँ। अब आइए फटाफट से हम क्या करते हैं, पेन ले लेते हैं और पेन लेने के बाद मैं आपको इसको अब स्टार्ट कर देती हूँ। तो अगर बात करें इसके रिटन डेट की, तो ये जो है वो 1926 के अराउंड में लिखा गया है, 1926 में। और इस समय जब ये पोम लिख रहे थे ये लगभग 60 साल के थे, 60-61 साल के, यानी अपने 60s में थे, ये 60 साल के थे। और इन्होंने इस पोम को लिखा है और वृद्धावस्था की जो पीड़ा, जो फीलिंग होती है उसको बताने की कोशिश की है। एंड फर्स्ट पब्लिश्ड की अगर बात करें तो ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1928 में। जो इनका कलेक्शन था, जो संग्रह था पोम का, जो वर्क का कलेक्शन था, क्या था, द टॉवर। कहाँ पर पब्लिश हुआ था, द टॉवर में पब्लिश हुआ था। अब आइए टेक्स्ट पर आते हैं, ठीक है, टेक्स्ट पर आते हैं। तो पहले हम इसकी लिटरल मीनिंग को भी देखेंगे और साथ के साथ हम इसका जो रियल मीन है उसको भी देखते हुए चलेंगे। तो देयर इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, यानी यहाँ पर ओल्ड मैन के लिए कोई भी कंट्री नहीं है, ठीक। पहले हम इसके लिटरल मीनिंग को देख रहे हैं, ठीक। लिटरल मीनिंग पहले मैं आपको पूरा इस पैराग्राफ का समझा देती हूँ, फिर आपको रियल मीनिंग बताऊंगी। तो स्ट्रेंजा 1 में यही कह रहे हैं, देयर इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, यानी ओल्ड मैन, बूढ़े लोगों के लिए कोई भी कंट्री नहीं है, कोई भी देश नहीं है, ठीक। यहाँ पर वो अपने देश की बात कर रहे हैं। द यंग इन वन अनदर्स आर्म, यानी जो यंग पीपल हैं, जो जवान लोग हैं, वो क्या है, एक दूसरे की बाहों में हैं, यानी लव में, लस्ट में, फिजिकल चीज़ों में, कमाने में, इन सारी चीज़ों में जुटे हुए हैं। एंड बर्ड्स इन ट्रीज, और जो बर्ड्स हैं, जो चिड़िया हैं, वो पेड़ों पर जो है अपनी ही धुन में लगी हुई हैं। दोज डाइंग जनरेशन, वो मरती हुई जनरेशन। इन्होंने क्यों कहा उसको, वो मरती हुई पीढ़ियाँ, इसलिए कहा क्योंकि हर एक जनरेशन, चाहे वो पहले की हो, चाहे आने वाली जनरेशन हो, चाहे प्रेजेंट जनरेशन हो, एक दिन उसका डिके होना निश्चित है, एक दिन उसका क्षय होना निश्चित है। क्योंकि मनुष्य जो है वो मॉर्टल है, हर चीज़ें क्या है, ये जो फिजिकल वर्ल्ड में जो फिजिकल फॉर्म में चीज़ें हैं वो जो है नश्वर है, एक ना एक दिन उनको खत्म ही हो जाना है। तो वही कह रही हैं, वही कह रहे हैं, दोज डाइंग जनरेशन, यानी ये सब, ये जो सब जो है, ये सब क्या है, डाइंग जनरेशन है। और मैं भी, यानी हम सब जो फिजिकल फॉर्म में हैं, क्या है, डाइंग जनरेशन है, मरती हुई पीढ़ियां हैं, यानी एक दिन हमें इस संसार से खत्म हो जाना है। एट देयर सॉन्ग द सैल्मन फॉल्स, यानी कि वो जो ये सब क्या है, गाते रहते हैं, कौन, ये जो बर्ड्स हैं, ये जो लव में लगे हुए लोग हैं, ये जो मरती हुई सी, जो ये जो डाइंग जनरेशन है पूरी की पूरी, बल्कि सिर्फ बर्ड्स, फिश और मैन नहीं, बल्कि पूरी जितनी भी आपको नश्वर चीजें दिखाई देती हैं, वो सब क्या है, डाइंग जनरेशन है, वो सब क्या कर रही हैं, एट देयर सॉन्ग, वो अपनी ही धुन में क्या कर रहे हैं, गाते रहते हैं। द सैल्मन, और सैल्मन फॉल्स, यानी सैल्मन से भरे हुए, ये जो सैल्मन क्या है, ये एक तरह की क्या होती है, फिश होती है, ठीक है। जो फॉल्स यानी कि झरना, जो झरने में, ठीक है, झरने में क्या है, बिल्कुल भरी हुई हैं, यानी कि ब्रीड कर रही हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ा रही हैं। द मैक्रेल्स क्राउंड शीज, यानी कि और समुद्रों में ये जो मैक्रेल्स है, यानी कि जो मैक्रेल मछलियां हैं, ये क्या है, भरी पड़ी हुई हैं, यानी ये सब के सब क्या है, सब फिजिकल फॉर्म में लगे हुए हैं, सब के सब अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं। फिश, फ्लैश एंड फाउल, अब फिश का मतलब है फिश, फ्लैश मतलब वो है ह्यूमन, यानी कि ये जो ह्यूमन बींग है, फिश, फ्लैश, एंड ये जो फॉल है, यानी कि मतलब पक्षी, ये सभी, ये तीनों के तीनों क्या है, इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं। कॉमेंट ऑल समर लॉन्ग वट एवर इज बिगॉटन बॉर्न एंड डाइज, यानी कि क्या हो रहा है, ये सब के सब क्या हो रहे हैं, ग्रीष्म भर क्या करते हैं, स्तुति करते हैं। कमेंट्स, ये गर्मी भर क्या, क्योंकि गर्मी का मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, और गर्मी के मौसम में ये सभी क्या है, अपनी ही धुन में लगे हुए हैं, अपने लव में, लस्ट में, फिजिकल चीज़ों को गेन करने में, इन सारी चीज़ों में, अपनी ही धुन में, अपनी ब्रीडिंग्स बढ़ाने में, इन सारी चीज़ों में ये क्या है, ये लगे हुए हैं। वट एवर इज बिगॉटन, यानी उसकी जो उत्पन्न हुआ है, यानी कि जो भी पैदा हुआ है, एक दिन वो क्या होगा, वो जन्म लेगा, वो मर जाएगा, यानी जो उत्पन्न होता है, जन्म लेता है और मर जाता है, ये सभी क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, एंड डाइज, ये क्या होते हैं, मर जाते हैं। Caught in that sensuous music, all neglect monuments of unaging intellect, यानी ये सब क्या है, उस भोग विलासमयी संगीत में डूबे लोग अमर बुद्ध की स्मृतियों की उपेक्षा करते हैं, यानी ऐसी स्मृतियां, ऐसी अमर अनएजिंग इंटेलेक्ट, यानी ये जो बुद्धि है, ये कैसी है, इन्होंने बताया है कि
ये जो बुद्धि का यानी अनएजिंग जो बुद्धि होती है, जो इंटेलेक्ट होती है, उसका जो मॉन्यूमेंट है, यानी मॉन्यूमेंट मीन्स क्या होता है को आपने देखा होगा बहुत, जब कहीं आप ऐसी जैसे आप किसी भी जगह पे जाओ, रेड फोर्ट पर जाओ, ताजमहल पर जाओ, कोई भी ऐसी बिल्डिंग है, कोई चीज़ है, कोई अच्छा, इसे क्या बोलते हैं, मॉन्यूमेंट बोलते हैं। तो ऐसे मॉन्यूमेंट उसी तरह से इन्होंने कहा, ये जो इंटेलेक्ट बुद्धि होती है, यानी ये जो अनएजिंग बुद्धि होती है, यानी कि जो कभी ना खत्म हो, जो अमर बुद्धि की स्मृतियां होती हैं, ठीक वो क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें अमर हैं। और इन सारी चीज़ों की ये लोग क्या करते हैं, इसकी उपेक्षा करते हैं, यानी इसको क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। ये इन पे ध्यान ही नहीं देते कि आओ, बूढ़े लोगों के पास बहुत ज्ञान है, जैसे कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, ऐसे वृद्धावस्था में बहुत सारे लोग हैं, उनके पास क्या है, बहुत सारा नॉलेज है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, जानने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन इन लोगों के पास, ये जो जवान पीढ़ियां हैं, जो नश्वर हैं, इनके पास तो, हम बूढ़ों के पास बैठने के लिए समय ही नहीं है। ये हम जैसे इंटेलेक्ट लोगों को क्या करते हैं, हमेशा नेग्लेक्ट करते रहते हैं, बाई गॉड करते रहते हैं, उनके पास बैठते ही नहीं है, उनकी उपेक्षा करते हैं। और ये हर समय किस चीज़ में, सेंसुअल म्यूजिक, यानी कि हर समय ये किस चीज़ में, भोग विलास भरे संगीत में डूबे रहते हैं। ये हो गया आपका लिटरल मीनिंग। अब थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, एक्चुअली ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो पूरी दुनिया है, ये जो पूरा वर्ल्ड है, ये जो पूरा संसार है, ये एक्चुअली बूढ़े लोगों के लिए नहीं है। यानी कि बूढ़े लोगों की क्या है, कद्र नहीं की जाती है। इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके फैमिली के लोग ये समझते हैं कि अब तो इसकी उपयोगिता ही नहीं है, बल्कि रियल में देखा जाए तो उस इंसान की बहुत उपयोगिता है, क्योंकि वो इंसान अपने साथ इतने सालों का एक्सपीरियंस लिया है। अगर आप उसके साथ बैठोगे तो उसके साथ आपको कुछ ना कुछ अच्छी इंटेलेक्ट, कुछ ना कुछ अच्छी बातें, अच्छी बुद्धि जो है वो सीखने के लिए मिलेगी। लेकिन वो क्या करते हैं, वो उनकी उपेक्षा करते हैं, और उनके पास तो उन वृद्ध लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए समय ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। जहां पर, और ये एक ऐसा संसार है जहां पे हर व्यक्ति केवल और केवल प्रेम में डूबा हुआ है। पक्षी जो है प्रेम में होकर मधुर गीत गा रहे हैं, जो मछलियां हैं वो अपनी ही धुन में तैर रही हैं और अपनी ब्रीडिंग कर रही हैं, अपनी जनसंख्या को बढ़ा रही हैं। और यहाँ पर हर कुछ क्या है, जन्म और जीवन मृत्यु के चक्र में क्या हो रहा है, घूम रहा है। ये सभी के सभी, क्योंकि इनके पास इंटेलेक्ट बुद्धि नहीं है, इनके पास नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ खाने, कमाने, ब्रीडिंग करने और भोग विलास में ही ये जुटे हुए हैं। ये कभी इस बारे में सोचते ही नहीं है कि ये कुछ अच्छी चीज़ों को सीखें। और जब ये नहीं अच्छी चीज़ों को सीखेंगे, अपने आप को, अपनी सोल को उन्नत नहीं करेंगे, तो ये हमेशा के लिए क्या होगा, बस इसी चक्र में, ये जो जन्म मरण का चक्र है, इसी में डूबे रहेंगे, इसी में लगे रहेंगे, और ये कभी भी इसके पार नहीं जा पाएंगे। तो अगर आप इसको हिंदू माइथोलॉजी से भी समझना चाहो, यानी कि हमारे धर्म में जो कहा जाता है, यही कहा जाता है ना, चाहे आप प्रेमानंद महाराज जी को ले लीजिए, या कोई भी ऐसे संत जो हैं, वो हमें क्या बताते हैं, वो हमें यही बताते हैं, या हमारे ग्रंथ ले लीजिए, महाभारत, रामायण, वो यही आपको शिक्षा देते हैं कि आपको जो है बड़े लोगों का आदर सम्मान करना चाहिए, उनके साथ बैठना उठना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हर समय क्या करना चाहिए, अपने सोल को ऊंचा उठाने के लिए काम करते रहना चाहिए। हम इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं सिर्फ और सिर्फ खाने कमाने के लिए नहीं, इन तुच्छ सी चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि हमारा उद्देश्य कुछ और है, मानव जाति का कल्याण करने के लिए, कुछ और आगे बढ़ने के लिए, ताकि हम फिर हमारा जो जीवन है इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाए, यानी हमें इस पृथ्वी पर फिर से आकर भोगना ना पड़े, हमारी जो है वो उन्नति हो जाए, सदगति को हम प्राप्त हो जाए। तो वही चीज ये भी कह रहे हैं जो हमारी मैथोलॉजी में बताई गई चीजें हैं। अब आइए स्ट्रेंजा 2 पे चलते हैं, ठीक है। स्ट्रेंजा 2 में ये कह रहे हैं, एन एज्ड मैन इज बट अ paltry thing, a tattered coat upon a stick। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी आपको इमेजिनेशन जो पावर है उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर जो है वो कह रहे हैं पैल्ट्री थिंग्स मीन्स होता है नगण्य वस्तु। क्या होता है, पैल्ट्री थिंग्स मीन्स होता है नगण्य वस्तु, यानी एक ऐसी चीज जिसका कोई मोल ही नहीं है, मतलब मोल इन द सेंस उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसा नहीं कि वो बहुत ऊंची चीज है, उसका मोल नहीं लगा सकता, नहीं, इसका मतलब ये है कि बहुत ही तुच्छ चीज है, नगण्य चीज है। किसको, एज्ड मैन को। यहाँ के लोग समझते हैं कि ये तो बेकार है, इनका अब क्या ही काम है, ये भगवान को ही प्यारे हो जाए, चले जाएं तो बहुत अच्छा है, बिना मतलब खर्च बढ़ा रहे हैं, होता नहीं है। स्पेशली आजकल की जो जनरेशन है उसमें ज्यादा हो रहा है, ठीक है। पहले तो ये सारी चीजें नहीं देखने के लिए मिलती थी। तो वही वो कह रहे हैं
कि ये जो है, ये जो बूढ़ा मनुष्य है, ये तो केवल एक नगण्य वस्तु है। क्या है? नगण्य वस्तु है इन सभी लोगों के लिए। और ये किस तरह से है? एक टैटर्ड कोट की तरह से है। कैसे है? एक टैटर्ड कोट की तरह से है, अपॉन अ स्टिक, जो स्टिक पे लगा हुआ रहता है। घर में आपने कभी एक खूंटी अपने देखी होगी, तो वहां पर आपके पापा या मम्मा कोई भी क्या है, अपना जो ये कोट है, इसको क्या है, ऐसे टांग देते हैं। ठीक है, इस मान लीजिए ये सपोज दैट कोट है। ठीक है, ये क्या है? ये एक कोट है, और इस खूंटी में क्या करते हैं, गाड़ देते हैं, टांग देते हैं। और ये कोट कैसा है? बिल्कुल फटा चीथड़ा सा है। तो ये कह रहे हैं ये बूढ़ा व्यक्ति कैसा है? इस खूंटी में टंगे हुए कोट की तरह से है, जो फटा चीथड़ा है। यानी कि क्या है, उसका शरीर जो है वो बिल्कुल बेजान हो चुका है। बेशक उसकी जो स्किन है उस पे झुर्रियां पड़ गई हैं, बेशक वो देखने में अब उतना खूबसूरत नहीं रहा जितना वो अपनी जवानी के समय में था। उसने अपनी जो ये लस्ट वाली चीजें हैं, यानी कि जो ब्यूटी वाली चीजें थी, वो सब कुछ उसने खो दी हैं। लेकिन फिर भी आप उसे नगण्य समझते हैं, बेकार समझते हैं। वो ऐसा नहीं है, उसके पास बहुत कुछ है जो कि मोरली बहुत हाई है। अगर आप उसके पास बैठेंगे तो वो बहुत कुछ आपको दे सकता है। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं इन 2 लाइंस में कि ये जो आजकल की पीढ़ी है, ये जो पीढ़ी है, ये जो यहाँ के लोग हैं, ये क्या है, ये इस बूढ़े व्यक्ति को एक फटे हुए टैटर्ड कोट के समान समझते हैं, जो एक स्टिक पर क्या है, टंगा हुआ है। ठीक, आगे वो कह रहे हैं टंगे हुए कोट की मात्र समझते हैं। अनलेस सोल क्लैप इट्स हैंड एंड सिंग एंड लाउडर सिंग फॉर एवरी टैटर इन इट्स मॉरल ड्रेस, नॉर इज देयर सिंगिंग स्कूल बट स्टेइंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिसेंस, एंड देयरफॉर आई हैव सेल्ड द सीज एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम। अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि बूढ़े लोगों को तो लोग बिल्कुल फटे हुए कोट के समान, बिल्कुल एकदम नगण्य समझ लिए। एक ऐसा कोट जो कोने में पड़ा हुआ है खूंटी पर, जिसे कोई कभी देखता ही नहीं, कभी उतारता ही नहीं, कभी पहनता ही नहीं, उस कोट के समान है। लेकिन अनलेस, यदि उसकी आत्मा ताली बजाकर ना गाए और जोर से ना गाए अपने नश्वर वसन के हर फटे हिस्से पर, यानी कि ये क्या है, यानी कि उसकी जो आत्मा है, उसकी जो सोल है, वो क्या करे, ये पूरा आपको पहले बता देती हूँ फिर समझाते हैं। फिर वो कह रहे हैं और कोई गाने की शिक्षा नहीं है सिवाय इसके कि आत्मा अपनी ही महानता की स्मृतियों का अध्ययन करे। ठीक, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो कह रहे हैं कि जब तक, अगर वो व्यक्ति, जैसे आप क्लैपिंग करते हैं, आप ताली बजाते हैं, ठीक, आप देखिए यहाँ पर लिखा है ना, सोल यानी आत्मा क्या करती है, क्लैप करती है इट्स हैंड एंड सिंग, यानी कि आप ताली बजाने का प्रयोग 2 तरीके से करते हैं। एक, जब भजन में जुटे हैं या गाना गा रहे हैं या कुछ इस तरह से सिंग कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, जनरली ताली बजाने लगते हैं। और कई बार क्या होता है, आपको बोलना नहीं है मुंह से, लेकिन सामने वाले का ध्यान आकर्षित करना है, तो आप चुटकी या ऐसे क्लैपिंग करते हैं, ताली बजाते हैं उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो वही वो कह रहे हैं कि ये जो बूढ़ा व्यक्ति जो टंगे हुए कोट के समान है, ये क्या करता है, ये अपनी आत्मा को जगाने के लिए, यानी कि अपनी आत्मा को जो है वो क्या करने के लिए, ये हमेशा उसकी आत्मा जो है वो ताली बजा बजा कर अगर ना गाए, यानी कि वो अगर लोगों को बार बार पुकारे ना, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित ना करे, तो कोई उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता है जब तक, यानी वो जोर से ना गाए और अपने नश्वर, ये जो नष्ट होने वाला ये जो शरीर है, ये जो मॉर्टल ड्रेस है, जो ड्रेस कौन सा ड्रेस है, यानी कि उसकी बॉडी, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, ये क्या है, नश्वर, एक दिन खत्म हो जाने वाला है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति जिसके पास इतना ज्ञान है, जो सब कुछ है, लेकिन अगर वो अपनी आत्मा को न जगाए, तो उसका ये जो नश्वर शरीर है, एक दिन नष्ट हो जाने वाला जो शरीर है, जो अब फटा पुराना सा बिल्कुल हो चुका है, यानी बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है, क्या है, उसको इसे क्या करना पड़ता है, जगाना पड़ता है। यानी कि हर व्यक्ति को अपने मॉरल के लिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए, अपनी सोल के लिए काम करना पड़ता है, आगे जो है उसको बढ़ाने के लिए। ठीक, यानी कि उसे जो है अपने ऊपर ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करना पड़ता है, बार बार क्लैपिंग करके, यानी अपनी सोल को गा कर, चिल्ला कर क्या करना पड़ता है, जगाना पड़ता है। ठीक है, कोई मतलब गाने की शिक्षा, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने उसे सिखाया है, नॉर इज देयर सिंगिंग स्कूल, ऐसा नहीं है कि कोई सिंगिंग स्कूल वो गया है, कोई सिंगिंग स्कूल वो गया है, वहां से वो सीख कर आया है, बट स्टेइंग मॉन्यूमेंट ऑफ इट्स ओन मैग्निफिसेंस, बल्कि इसके सिवाय कि आत्मा अपनी ही महानता की स्मृतियों का अध्ययन करे। वो ये चाहता है, वो ये चाहते हैं कि लोग क्या करें,
जो बूढ़ा व्यक्ति है, जो जिसका शरीर बिल्कुल नश्वर हो चुका है, फटे कोट की तरह हो चुका है, वो चिल्ला चिल्ला कर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है और अपनी सोल को गा कर चिल्ला कर क्या करता है, वो बढ़ाने की कोशिश करता है, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली हाई करता है। और वो ऐसा नहीं है कि वो गाने के लिए कोई सिंगिंग स्कूल गया है, उसने कोई ट्रेनिंग ली है, बल्कि ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो क्या करता है, वो जो है वो अपनी आत्मा, यानी जो भी उसकी आत्मा में जो भी स्मृतियां हैं, जो भी मेमोरीज हैं, उनकी ही मॉन्यूमेंट, यानी उनकी उनकी जो स्मृतियां हैं, उनको ही महान करने के लिए वो क्या करे, अध्ययन करे। यानी कि हर इंसान को क्या करना चाहिए, जो भी उसकी आत्मा की महानता है, जो भी उसकी स्मृतियां हैं, उसको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। यानी इस नश्वर शरीर से भी आगे जो है वो सोचना चाहिए और ज्ञान की तरफ क्या करना चाहिए, जो है वो बढ़ना चाहिए। ठीक है, ज्ञान की तरफ क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक, तो इसीलिए वो कह रहे हैं एंड देयरफॉर, और इसीलिए आई हैव सेल्ड, यानी मैंने समुद्र की यात्रा की, आई हैव सेल्ड द सीज, यानी इसीलिए मैंने क्या की, समुद्र की यात्रा की, एंड केम टू द हॉली सिटी ऑफ बाइजेंटियम, और इस पवित्र शहर में, इस पवित्र नगर में जो कि है बाइजेंटियम, यहाँ पर मैं सेल कर, यानी कि क्या किया, समुद्री यात्रा करके इस बाइजेंटियम शहर में आ गया। ये बाइजेंटियम शहर ज्ञानी लोगों का है। यहाँ पर लोग जो है वो नश्वरता की तरफ, इन फिजिकल चीज़ों की तरफ नहीं लगे हैं, वो अपनी सोल को ऊंचा बढ़ा रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हैं, बल्कि किसी स्कूल में जाकर नहीं, बल्कि अपना जो है क्या बोलते हैं, सोल को ऊंचा उठा रहे हैं। तो वैसी ही एक सिटी में मुझे भी जाना होगा, और इसीलिए क्योंकि इस संसार में तो मेरी कोई कद्र है ही नहीं, या तो बूढ़े लोगों को कोई वैल्यू ही नहीं है, इसीलिए मैं वहां जा रहा हूँ। कहाँ पर, बाइजेंटियम में। और आपको पता है ये कोई भी ऐसी फिजिकल फॉर्म सिटी नहीं है जो एग्जिस्ट करती है, ये इनकी इमेजिनेशन है। इनका मानना है कि एक ऐसा संसार है, एक ऐसी सिटी है जहाँ पर जो है ऐसे लोगों की बहुत कद्र होती है, और ऐसे ज्ञानी महापुरुष, ऐसे सभी लोग वहां पर रहते हैं। इसीलिए मैं भी क्या किया, वहां पर चला गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। स्ट्रेंजा नंबर जो 2 है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ओवरऑल ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं आपको जो समझा रही हूँ इसका मीनिंग, वो कह रहे हैं कि बूढ़ा व्यक्ति तो बस एक डंडे पर टंगे हुए पुराने कोट के समान है, जैसे कमजोर और बिल्कुल बेकार सा हो गया है। लेकिन अगर आत्मा गाना गाए और अपनी शक्ति दिखाए तो जीवन में अर्थ आ जाता है। यानी कि अगर ये जो बूढ़ा व्यक्ति है, जिसका शरीर जो है वो बिल्कुल जो है फट गया है, टूट गया है, यानी बिल्कुल लुचा सा हो गया है, लेकिन अगर फिर भी अगर उसकी आत्मा चाहे, उसकी आत्मा गाना गाए और उसके अंदर इतनी शक्ति हो, वो अपनी शक्ति को बढ़ाए, तो वो जीवन में क्या है, एक अर्थ को पा सकती है। यानी कि क्या है, उसके जीवन का एक उद्देश्य हो सकता है, एक मीनिंग को फाइंड कर सकती है। और आत्मा को सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है महान कलाओं और बुद्धि की स्मृतियों का अध्ययन करना। यानी आत्मा कैसे जो है वो महान बनेगी, आत्मा ऐसे महान बनेगी कि जब हम महान लोगों के वर्क को पढ़ेंगे, महान लोगों को जानेंगे, उनकी जीवनियों को जानेंगे, इन सभी का जब हम अध्ययन करेंगे तो हम भी जो है वो बहुत महान हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं होली सिटी बाइजेंटियम जा रहा हूँ। इसीलिए मैं एक पवित्र कला और पवित्र संस्कृति के शहर में क्या हो रहा हूँ, चला गया हूँ। क्लियर हो गया आपको स्ट्रेंजा 2? मैंने लिटरल मीनिंग भी समझाया, और इसका जो जो मीनिंग वो कहना चाह रहे हैं, जो इसका सिंबॉलिक मीनिंग है, वो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, क्लियर होगा। बहुत अच्छे से अपनी तरफ से मैं अपना 100% दे रही हूँ कि इसकी एक एक लाइन, एक एक शब्द आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं क्लियरली बहुत अच्छे से, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप जो लाइक करते हैं, आप जो मोटिवेशन देते हैं, आप समझ भी नहीं सकते कि वो मेरे लिए कैसा काम करता है। मतलब मैजिक की तरीके से काम करता है। जब मुझे कहीं पेन भी है, मैं किसी परेशानी भी हूँ, तो मुझे हमेशा वो डिसिप्लिन याद आता है कि नहीं, मेरे अंदर यह डिसिप्लिन है, मुझे हर दिन वीडियो ले जाना है, मतलब ले जाना है। आप भी समझ सकते हो, मैं भी इंसान हूँ, हर इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, दिन एक जैसा नहीं होता है। और स्पेशली मैं, जबकि मैं बहुत ही ज़्यादा लिटरली, आपको मेरे बारे में नहीं पता होगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा कहूँ तो बस इतना कहूँगी कि मैं बहुत ही एक ऐसी पर्सन हूँ जो बहुत बीमार हूँ। मेरे लिए ये सब चीज़ बहुत मुश्किल, बहुत हैक्टिक है, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, ये मेरा पैशन है इसलिए कर रही हूँ। तो लेकिन हाँ, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, इतना तो है ही है ना। मोरली हम इतना तो अवेयर है ही कि अगर हमारे लिए कोई कुछ कर रहा है तो बदले में हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। तो आपके लाइक से बहुत कुछ हो सकता है। तो प्लीज़ अपना लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड शेयर भी कर दीजिए उन ग्रुप्स में जिसमें भी आप जुड़े हुए हैं। ठीक है,
स्ट्रैंजा नंबर 3 की अगर बात करें तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या है। ओ सेजेस स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर एज इन द गोल्ड मोज़ेक ऑफ a wall come from the holy fire प्योर इन अ गायर। अब ये देखिए, ये जो गायर है इसका मीनिंग मैंने द सेकंड कमिंग में आपको समझाया था। ये क्या है, ये एक आप समझ लीजिए एक स्प्रिंग जैसा एक घुमावदार जो है वो है, जैसे कि आपने कभी स्प्रिंग देखी होगी इस आकार में जो नीचे से छोटी ऊपर से बढ़ती हुई चली जाती है, जिसमें कि क्या है वो बाज फाल्कन जो है वो उड़ता चला जाता है, तो ये वही गायर है। ठीक, एक स्प्रिंग नुमा संरचना होती है। ठीक, आगे देखिए, एंड बी द सिंगिंग मास्टर्स ऑफ माई सोल, consume my heart away, sick with desire and fastened to a dying animal. It knows not what it is, and gather me into the artifice of eternity. आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। आगे वो कह रहे हैं सेजेस मीन्स तो आपको पता ही है क्या होता है, बताइए। जी हाँ, ऋषि। पानी पी लूं एक घुट। चलिए, तो वो कह रहे हैं ओ सेजेस, हे ऋषि मुनि, हे ऋषि, स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर, जो खड़े हो ईश्वर की पवित्र अग्नि में। एज कैसे खड़े हो, एज इन गोल्ड मोज़ेक ऑफ अ वॉल, जैसे किसी स्वर्ण मोज़ेक की दीवार में चित्रित हो। यानी कि अब इसको समझाने के लिए मुझे आपको कुछ चीजें जो है वो बतानी पड़ेंगी। आप देखिए क्या है वो चीजें। तो आ, ये कह रहे हैं कि हे ऋषि, ये जो ऋषि हैं ये कैसे खड़े हैं, ये खड़े हैं ईश्वर की पवित्र अग्नि में, जैसे किसी स्वर्ण मोज़ेक की दीवार में चित्रित हो। उस पवित्र अग्नि से निकलो, चक्र में घूमो और मेरी आत्मा के गान गुरु बनो। ठीक, अब यहाँ पर देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं, कभी आप गए हैं इस तरह की जगहों पर, जैसे कि ताजमहल पे गए हों, या फिर आप ऐसे जो पहले राजा महाराजा के किले वगैरह होते थे, वहाँ की जब आप वॉल्स देखेंगे ना, उसमें इतनी अमेजिंग सी पेंटिंग बनी हुई होती है, इतनी अच्छी कलाकृति बनी होती है। आपको मतलब उन पत्थरों से ही समझ लीजिए ऐसे गढ़ देंगे, इतना सुंदर इतना ब्यूटीफुल बना देंगे कि आप घंटों घंटों उसे देखते रह जाओ, आपका मन नहीं भरेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको आश्चर्य होगा, हमेशा आप आश्चर्य से ही क्या होगा, डूबे रहोगे। ठीक है, तो वही वो कह रहे हैं कि बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये मोज़ेक में, ये जो मोज़ेक आर्ट है इसमें जो है दीवार पर जैसे ये मोज़ेक आर्ट खड़ी हुई होती है, यहाँ पर बहुत सारी जो कलाकृतियां हैं वो बनी हुई होती हैं, उसी तरह से ये जो सेंट्स हैं वो भी क्या है, इस गॉड की पवित्र अग्नि में खड़े हैं, वैसे ही जैसे वॉल पर मोज़ेक खड़ी होती है, ठीक उसी तरह से ये खड़े हैं। कम फ्रॉम द होली फायर, आइए आप उस पवित्र अग्नि से आइए, बाहर निकलिए, यानी कि यहाँ से ये बाहर बुला रहे हैं। ठीक, आप गूगल करिएगा, गूगल पे आप मोज़ेक डालिएगा, ठीक, आप देखिएगा आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल से चीज़ें जो है वो देखने के लिए मिलेंगी। तो बिल्कुल वही कह रहे हैं, उसी तरह से ये जो सेंट्स हैं, ये जो साधु संत हैं वो खड़े हैं और उनको वो बुला रहे हैं कि आप इस होली जो फायर है यहाँ से बाहर आइए और क्या करिए, इस चक्र में जो आप इस चक्र में घूमो, ये जो ये जो चक्र है इस चक्र में घूमो, एंड बी द सिंगिंग मास्टर ऑफ माई सोल, और मेरी आत्मा के क्या है, गान गुरु बनो, मेरे गुरु बनो, मेरे आप क्या बनो, मास्टर बनो। आगे देखिए, कंज्यूम माई हर्ट अवे, और मेरे हृदय, मेरा जो हृदय है उसे क्या करो, भस्म कर दो, जो वासना से व्याकुल है, सिक विद डिजायर। यानी कि क्यों वो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि जो इंसान है, जो ह्यूमन है, वो मॉर्टल है, उसके अंदर जो इच्छाओं का सैलाब है, जो डिजायर है, वो कभी खत्म ही नहीं होता है। क्या है, वो कभी खत्म ही नहीं होता है। ठीक है, जस्ट मुझे आप एक सेकंड का टाइम दीजिए। एक मिनट रुक जाइए। एक्चुअली मैं कर क्या रही हूँ आपको बता दूं, मेरे फ़ोन में आया हुआ है एक ओटीपी जो कि जियो हॉटस्टार का है। तो नीचे मेरा भाई जो है वो अपना शायद आई थिंक आज मैच आ रहा है, तो मैच वगैरह लगा रहा है, तो वही वो पूछ रहा है। तो जस्ट मुझे एक सेकंड दीजिए, वही मैं उसको बता देती हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ।
चलिए हो गया, ठीक है। तो वही वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य है वो क्या है, उसके अंदर डिजायर से डिजायर्स भरी हुई हैं, इच्छाएं भरी हैं, चाहे वो बूढ़ा भी हो जाए तब भी उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। अब जैसे बूढ़ा है तो इंसान अब कुछ नहीं तो बच्चों की ही चिंता करने लगेगा, बच्चों का ये हो जाए, बच्चों की शादी हो जाए, बच्चों के बच्चे हो जाए, हम उनको देख लें, हमें ये हो जाए, हमें टाइम दे, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि हे साधु संत, तुम उसी तरह से खड़े हो जैसे इस मोज़ैक में कलाकृतियां होती हैं, बिल्कुल उसी तरह तुम गॉड की पवित्र अग्नि में खड़े हो। तो तुम उस पवित्र अग्नि से बाहर आओ, ये जो चक्र है इस घेरे से बाहर आओ, मेरी आत्मा को जो है, मेरी आत्मा के लिए, सिंगिंग के लिए क्या है, मास्टर बनो, और मेरे हर्ट को तुम क्या करो, नष्ट कर दो। और मेरी जो डिजायर है, मेरी जो इच्छा है, जो बिल्कुल वासना से व्याकुल है, उसे तुम क्या करो, खत्म कर दो। एंड फेस्टेंड ऑफ अ डाइंग एनिमल, और मरते हुए पशु से बधा हुआ है, यानी ये जो मेरा शरीर है ये बिल्कुल नश्वर है, और इन सारी ये जो आदतें हैं, ये जो इच्छाएं हैं, इन सभी चीजों से जो है वो बधा हुआ है। इट नोज नॉट वॉट इट इज, वो नहीं जानता कि वो क्या है, उसको नहीं पता, यानी वो एक बहुत ऊंची चीज है। वो चाहे तो वो ज्ञान हासिल करके, जो महान लोग हैं उनके साथ रहकर, उनकी चीजों को सीख कर, पढ़ कर, वो बहुत कुछ आगे जा सकता है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि वो क्या है, वो कितनी ऊंची चीज है। वो इन छोटी छोटी चीजों में, भोग विलास में, वासना में, इच्छाओं में ही लगा रहता है। एंड गैदर मी इंटू इन दो, आगे वो यही कह रहे हैं कि और मुझे अनंत कलाकारी में समेट लो, यानी ये जो 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 भी सोल की ऊंचाई है, मुझे वहां पर तुम ले चलो, समेट लो, मुझे अपने साथ वहां पर ले चलो, जो ज्ञान की दुनिया है वहां ले चलो, मुझे आओ और लेकर चलो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मेरे इस नश्वर हृदय को, मेरे इस शरीर को, मेरे इस मन को, मेरी जो इच्छाएं हैं, जो डिजायर हैं, इनको सबको तुम खत्म करो। क्योंकि इंसान तो वैसे देखा जाए तो उसके पास फ्री विल है, इच्छा मतलब कि दिमाग है, वो बहुत ही ऊंचा प्राणी है, लेकिन वो अपने आप को पहचानता ही नहीं है। सारा टाइम, सारी जिंदगी वो क्या है, इन तुच्छ सी चीजों में ही लगा रहता है। तो मुझे ज्ञान दो और जो है मुझे आगे की तरफ लेकर चलो। ये इसका लिटरल मीनिंग था। अब आपको मैं वो मीनिंग समझाती हूँ, ठीक है। वो कह रहे हैं कि बाइजेंटियम के ऋषि, हे प्रभु, हे बाइजेंटियम के ऋषि, जो स्वर्ण मोज़ैक यानी सोने के चित्र में खड़े हैं, उसकी आत्मा के गुरु बन जाएं, यानी मेरी आत्मा के आप क्या होइए, गुरु बन जाइए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे हृदय की जो वासना है, जो मेरे हृदय की इच्छा है, उन सबको आप जला दीजिए, जलाकर राख कर दीजिए। मुझे इस शरीर से मुक्त करके अनंत ज्ञान और कला में मिला दीजिए। यानी कि मैं इस शरीर को, ये जो मेरा बूढ़ा शरीर हो चुका है, इसे आप नष्ट कर दीजिए, इन इच्छाओं को नष्ट कर दीजिए, और मुझे जो है क्या करिए, ज्ञान की तरफ, कला की तरफ ले चलिए। क्योंकि ये जो कला है वो कभी भी नहीं मरती, ये जो ज्ञान है वो कभी भी नहीं खत्म होता। जैसे कि आप इस पोइट्री को देख रहे हैं, ये चले गए, ये W.B. येट्स चले गए, इनके जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चले जाएंगे इस दुनिया को छोड़कर, लेकिन वो अमर नहीं होंगे। लेकिन ये अपनी पोइट्री के थ्रू, अपनी राइटिंग, अपनी कला के थ्रू क्या हो गए हैं, अमर हो गए हैं। ये हमेशा के लिए हम सभी के बीच हमेशा हमेशा रह जाएंगे। तो ये वही चीज कह रहे हैं कि मुझे इन तुच्छ चीजों से बाहर हटाओ, निकालो, और मुझे कुछ ऊंचा बनाओ। अब चलते हैं स्ट्रेंजर नंबर 4 पर। लाइक कर दिया आप लोगों ने? ओके, जिन लोगों ने कर लिया थैंक यू, और जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज कर दीजिए। क्योंकि हर इंसान को मोटिवेशन, हर इंसान को तारीफ मिलेगी, अच्छा लगता है। मैं आप लोगों को याद दिलाती रहती हूँ क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं ना। इतने कंजूस मत बनिए, कर दीजिए, कंजूसी अच्छी बात नहीं है। Once out of nature, I shall never take my bodily from any natural thing, but such a form as Grecian goldsmiths make of hammered gold and gold enameling to keep a drowsy emperor awake, or set upon a golden box to sing to lord and ladies of Byzantium of what is past और पासिंग और टू कम। अब यहाँ पर देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जब एक बार मैं प्रकृति से परे हो जाऊंगा, यानी ये जो नेचर है, ये जो प्रकृति है, ये जो संसार है, ये जो मॉर्टल दुनिया है, जो एक दिन यहाँ पर सब कुछ नष्ट होने वाला है, इससे मैं परे हो जाऊंगा, इससे मैं दूर हो जाऊंगा, ठीक। तो फिर कभी कोई प्राकृतिक रूप नहीं लूंगा, यानी माई बॉडीली
फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग्स, यानी अब मैं फिर से इस नश्वर शरीर में नहीं लूँगा, यानी मैं फिर से जन्म नहीं लूँगा। अगर मेरे पास इतना ज्ञान आ जाएगा, मैं सब कुछ सीख लूँगा, मेरी आत्मा जो है वो ऊपर उठ जाएगी, तो मैं अभी जन्म और मृत्यु के चरण से क्या है मुक्त हो जाऊँगा, इस चक्र से मुक्त हो जाऊँगा। और क्या होगा, मेरी ये जो बॉडी है, ये नश्वरता का भरा जो संसार है, यहाँ से कहीं दूर चली जाएगी और मैं इस नेचर से, प्रकृति से क्या हो जाऊँगा, परे हो जाऊँगा। बट सच लेकिन वही रूप लूंगा जो यूनानी स्वर्णकार बनाते हैं। ठीक, वो उनको कौन सा रूप चाहिए, वो रूप चाहिए ये जो ग्रेसियन गोल्ड स्मिथ्स मेक, ये जो ग्रेसियन गोल्ड स्मिथ बनाते हैं ना, वही रूप मुझे चाहिए। पिटे हुए सोने और स्वर्ण मीनाकारी से किसी उन्मत्त सम्राट को जगाए रखने हेतु, या सोने की डाल पर बैठा हुआ गाऊंगा बाइजेंटियम के प्रभुओं और देवियों के लिए। क्या है, अब वो कैसा चाहते हैं, वो चाहते हैं जब आपने वही, मैं जो मोज़ैक या फिर जो इस तरह की चीज़ों पे मैंने बात की, आपने कभी देखा होगा कि गोल्ड से बनी हुई कोई पेंटिंग है या कोई ऐसी चीज़ है, तो उसमें चित्रकारी क्या है, ऐसे ऐसे लोगों की है। वो कह रहे हैं कि मुझे क्या बनना है, मुझे ये जो ग्रेशियन गोल्ड स्मिथ्स हैं, यानी ये जो यूनानी ये जो स्वर्णकार हैं, ये सोने को पीट पीट कर जो कलाकृति बनाते हैं, जो ये गोल्ड इनामल करते हैं, मीनाकारी का वर्क करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से मुझे भी बनना है, इस आर्ट की तरह से। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस इंसान की तरह या किसी वस्तु की तरह बनना चाहूंगा तो मैं नश्वर हो जाऊंगा, मैं नष्ट हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं कला की तरह बनूंगा, मैं किसी कलाकृति की तरह, आर्ट की तरह बनूंगा, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए बनूंगा। ताजमहल को बनाने वाले, ताजमहल को बनवाने वाले सब मर गए, लेकिन ये जो ताजमहल है वो अभी भी जिंदा है और बहुत समय तक ये रहने वाला है। तो यानी जो कला है वो जीवित रहती है, इसीलिए मुझे जो है उस कला की तरह बनना है। मैं इन यूनानी जो गोल्ड स्मिथ्स हैं, जो कलाकार है, इनसे मैं कहूंगा कि मुझे पीट पीट कर उस गोल्ड मीनाकारी वर्क की तरह बनाइए, जो हमेशा के लिए रहने वाला है। उस तरह से आप मुझे बनाइए, जो क्या करता है, जो किसी सम्राट को खुश करता है। सम्राट के घर में ही ये सारी चीजें बनी होती हैं, उनके किले में, उनके घर में, तो उनके ही महल में होती है, तो उसको क्या होता है, उसको खुशी देती है, उसे जगाती है, वो उसे देख कर अच्छा महसूस करता है। तो मैं भी क्या करूंगा, मैं यहाँ के लोगों को नहीं, बल्कि वो जो बाइजेंटियम सिटी है ना, जहां पर मैं जा रहा हूँ, जो ज्ञानियों का संसार है, मैं वहां के लॉर्ड और लेडीज को, यानी वहां के देवी देवताओं को मैं क्या करूंगा, गाऊंगा और उन्हें जगाऊंगा और उन्हें बताऊंगा क्या, कि जो बीत चुका है, जो बीत रहा है और जो आने वाला है, मैं उन सभी के बारे में उन्हें बताऊंगा, उन्हें जगाऊंगा। तो हे प्रभु, हे जो क्या बोलते हैं, स्वर्णकार, आप मुझे इसी तरह से, इस कलाकृति की तरह से क्या बना दीजिए, अमर बना दीजिए। यानी मेरी जो सोल है वो इस संसार से दूर चली जाए, इस नश्वर संसार से दूर चली जाए, और मैं जो है क्या है, बिल्कुल हमेशा के लिए इस जन्म मरण के चक्र से क्या है, छूट जाऊं। अब आइए इसका दूसरा मीनिंग देखते हैं। वो कहते हैं कि जब मैं इस प्रकृति से, नेचर से, यानी इस शरीर से मुक्त हो जाऊंगा, यानी मैं मर जाऊंगा, तब क्या है, मेरी आत्मा अमर जो हो जाएगी और इस जन्म मरण के चक्र से हट जाएगी। तो अब किसी पेड़ पौधे, जानवर या इंसान जैसा रूप अब मैं नहीं लूंगा, यानी कि मैं फिर से इस दुनिया में अब नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने अपने आप को इतना जो है ज्ञानी लोगों के बीच में, बाइजेंटियम सिटी में रहकर ज्ञानी बना लिया है। तो मैं अब इस जन्म मरण के चक्र से जो है वो हट जाऊंगा, बल्कि मैं एक सोने की मूर्ति बन जाऊंगा, जिसे क्या करते हैं, कलाकार बनाते हैं। मैं उस सोने की मूर्ति की तरह बन जाऊंगा, उस तरह से बन जाऊंगा। या फिर सोने की डाल पर बैठे हुए उस पक्षी की तरह बन जाऊंगा, जो गाना गाता रहता है और जिसे राजा देखता रहता है। तो बिल्कुल उसी तरह, सोने की पक्षी की तरह मैं अमर हो जाऊंगा, क्योंकि इस तरह पेड़ पर जो पक्षी बैठते हैं, वो गाना गाते हैं, वो एक दिन मर जाते हैं क्योंकि वो नश्वर है। लेकिन जो सोने की कलाकृति में जो पक्षी बैठता है, वो कभी भी नहीं मर सकता, वो अमर रहता है, वो सदैव सदैव के लिए उसी तरह से बना रहता है, ना ही वो बूढ़ा होता है, ना कुछ होता है। तो मैं बिल्कुल उसी तरह से क्या, या तो सोने की डाल पर बैठे हुए पक्षी की तरह, या सोने की मूर्ति की तरह मैं क्या करूंगा, मैं बन जाऊंगा। और जो सम्राट, जो रानी है, उनको, उनके जो सम्राट और रानियों को गाना गाता रहूंगा और गुजरे हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में बताता रहूंगा। तो समझ में आया ये क्या कहना चाह रहे हैं इस पोम में?
इस पोम में ये मोरली अपलिफ्ट होने की बात कर रहे हैं, इस जन्म मरण के चक्र से दूर जाने की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे ग्रंथ, हमारे ऋषि मुनि यही बताते हैं कि लाइफ में आप अच्छा काम करिए, लोगों के लिए सेवा करिए, ईश्वर का नाम लीजिए और मोरली अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए, इन फिजिकल चीज़ों के बियॉन्ड जाइए, दूर जाइए, ताकि ये जो जन्म है यही आपका अंतिम जन्म हो। इसके बाद आपको किसी भी जीव के रूप में जन्म ना लेना पड़े और आप हमेशा के लिए ईश्वर की शरण में रहें और वहीं पर अमर रहें। तो वही ये भी कह रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब आइए मेटाफर मतलब ये फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, इस पोम में कौन सी यूज हुई है। तो ये जो लाइन है ना, अ टैटर्ड कोट अपॉन ए स्टिक, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकती है। तो ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है मेटाफर, यानी कि कंपैरिजन हुआ है। और ओल्ड एज जो है कंपेयर टू वर्न आउट, यानी ये जो ओल्ड है एज है, जो बूढ़ी एज है, जो जिसकी बिल्कुल चमड़ी जो है वो झूल सी गई है, चुचक गई है, जिसके शरीर में जान नहीं रह गई है, वो किसकी तरह है, उसका कंपैरिजन किससे किया गया है, स्टैटर्ड कोट की तरह से किया गया है। यानी जैसे कोट जो है वो फटा पुराना सा हो जाता है, जब सड़ गल जाता है तो उसे एक खूंटी में किनारे टांग कर छोड़ दिया जाता है, उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया जाता। उसी तरह जो बूढ़ा व्यक्ति है वो भी होता है। तो यहाँ पर ये ओल्ड एज के लिए आया हुआ है। उसके बाद मॉन्यूमेंट्स ऑफ अन एजिंग इंटेलेक्ट, ये किसके लिए आया है, ये इमॉर्टल वर्क्स के लिए आया है, इमॉर्टल वर्क्स ऑफ आर्ट एंड विजडम के लिए आया है। यानी कि एक ऐसी कलाकृति, यानी जो आर्ट है, जो कला है, वो कभी भी जो है वो नश्वर नहीं होते हैं, वो नष्ट नहीं होती। तो उसके लिए इसका यूज हुआ है। यानी इन दोनों जगह पर क्या है, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। अब आपका जो इमेजरी है वो फिगर ऑफ स्पीच देखिए, ये जो नेचर इमेजेस ली गई हैं, यानी कि ये जो सैल्मन फॉल लिया गया है, यानी झरने में जो सैल्मन जो फिशेज हैं वो भरी हुई हैं, ये जो मैक्रल क्राउंड सीज लिए गए हैं, बर्ड्स इन द ट्रीज लिए गए हैं, ये पक्षी, ये सब क्या है, ये आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करते हैं, विजुअल इमेज है। एंड ये जो विजुअल इमेज आपका गोल्ड मोजिक ऑफ वॉल लिया गया है, यानी इस वॉल का जो मोजिक इमेज लिया गया है, मोजिक इमेज का यूज किया गया है, ये आपके पास एक इमेजरी क्रिएट करने की बात की गई है। अब नॉर्मली आपसे ये कह देते हैं कि मैं एक कला बनना चाहता हूँ, तो आप क्या इमेजिन कर पाते, कुछ नहीं समझ पाते। अब इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा हाई करने के लिए इस तरह के इमेजरी का यूज़ किया है, ताकि आप समझ पाओ, आपके सामने इमेज आ सके कि वो कितना ज़्यादा अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, किस तरह के आर्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए इमेजेस का यूज़ यानी इमेजरी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए सिम्बोलिज्म। अब ये जो बाइजेंटियम सिटी की इन्होंने बात की है, ये है तो नहीं, यानी कि ये जो बाइजेंटियम सिटी है ये स्पिरिचुअली इटर्नल आर्ट को, स्पिरिचुअलिटी को एंड इमॉर्टैलिटी को दिखाती है। यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर इंसान बहुत स्पिरिचुअली हाई होता है, मॉरली हाई होता है, ठीक उस सिटी की ये बात कर रहे हैं। जो गोल्डन बर्ड की बात की गई है वो क्या है, वो गोल्डन बर्ड एक इटर्नल आर्ट को सिंबलाइज कर रही है, एक ऐसी आर्ट जो कभी भी खत्म नहीं होगी, कभी भी नष्ट नहीं होगी, पीढ़ियां आएंगी चली जाएंगी, लेकिन वो आर्ट उसी तरह से बरकरार रहेगी। और टाइमलेस सॉन्ग की तरह जो है, एक टाइमलेस सॉन्ग को भी जो है इससे सिंबलाइज किया गया है। क्यों टाइमलेस सॉन्ग, क्योंकि उस आर्ट पे जो बर्ड बनी है वो हमेशा वैसे ही गाती गुनगुनाती रहेगी जैसे वो पेंटेड है, जैसे वो बनी है, कभी भी उसका गाना बंद नहीं होगा। जस्ट इसी से रिलेटेड, सेम इसी से रिलेटेड आपने एक और पोम पढ़ी है क्या, O2 अग्रेशन 1। जैसे उन्होंने कहा था ना कि उस पे जो लवर है वो अपनी बिलव्ड को लव करने की उसे किस करने की कोशिश कर रहा है, वो कभी भी कुछ नहीं किस नहीं कर पाएगा, लेकिन वो कभी दुखी भी नहीं होगा। ऐसे अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो कोई बॉय है किसी गर्ल को किस करना चाह रहा है, वो नहीं कर पाएगा तो वो सैड होगा। क्यों, क्योंकि या तो वो चली जाएगी, या तो बूढ़ी हो जाएगी, या मतलब वो साथ नहीं रह पाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, वो क्योंकि वो आर्ट में है, यानी वो अमर है, ना ही वो लड़की कभी बूढ़ी होगी, ना वो कभी उससे दूर जाएगी, वो उसी तरह से ब्यूटीफुल रहेगी और वो उसी तरह से हर समय उसे किस लेने की कोशिश करता रहेगा और उस उम्मीद में रहेगा। तो उसी तरह से ये जो टाइमलेस सॉन्ग क्यों कहा है उन्होंने, क्योंकि वो जो बर्ड है, ये जो गोल्डन बर्ड है, वो एक आर्ट है और वो जिस तरह से गाती हुई पेंट हुई है उस पर, वो हमेशा के लिए वैसी ही रहेगी। तो क्लियर है आपको। आइए नेक्स्ट जो है वो आपका एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन तो बहुत 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 इजी है, आपको पता ही है। कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है, फिश, फ्लैश एंड फाउल, एफ एफ का साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है। यार मेरे ना पता है ना, पैरों में बहुत 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 ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, मुझसे ना बैठा भी नहीं जा रहा। चलिए फटाफट से इसे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, और रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है।
चलिए फिर बात करते हैं। नेक्स्ट है वॉट एवर इज बिगॉटन बॉर्न एंड डाइज। ठीक, अब यहाँ पर देखिए किसका साउंड रिपीट हो रहा है, बी बी का कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। ठीक है, और अगर बात करें, और ये जो साउंड है आप ध्यान रखिएगा ये स्टार्टिंग में ही रिपीट होगा, लास्ट में रिपीट होगा, तो उसे आप एलिट्रेशन नहीं बोलेंगे। अब पैराडॉक्स की बात करें तो पैराडॉक्स में वो बोल रहे हैं कंज्यूम माई हर्ट अवे सिक विद डिज़ायर। अब यहाँ पर डिज़ायर जो है डिस्ट्रॉयज बट ऑल्सो इंस्पायर्स, यानी ये जो डिज़ायर है वो क्या करता है, वो नष्ट भी उसको नष्ट करने की भी बात कर रहे हैं, और यहाँ पर वो इंस्पिरेशन की भी बात कर रहे हैं। ठीक, कि इंस्पायर भी उन्हें करे ताकि वो जो है वो आगे बढ़ सके। इंसान अपनी डिज़ायर से ही तो इंस्पायर होता है, आगे बढ़ता है। और नेक्स्ट अगर बात करें पर्सोनिफिकेशन की, तो यहाँ पर सोल क्लैप की बात कर रहे हैं। अब क्या जो आपकी आत्मा है वो क्या ताली बजा सकती है, नहीं ना, आपके हैंड्स क्लैप करते हैं, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने सोल को क्लैप करवाया है, गाना गवाया है, सिंग करवाया है। तो यह क्या है, ये उन्होंने एक ह्यूमन जो क्वालिटीज़ हैं वो इसको दी हैं। इट मीन्स इसको क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है। नेक्स्ट आपका फिगर ऑफ स्पीच है रेपिटेशन। रेपिटेशन क्या है, सिंग एंड लाउडर सिंग। अब यहाँ पर क्या है, एम्फेसिस ऑन स्पिरिचुअल सिंगिंग की बात की गई है, इसीलिए जो है यहाँ पर क्या है, ये रेपिटेशन का यूज़ किया गया है, रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है वो सेलिंग टू बाइजेंटियम। ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। हो सकता है मैंने इसके सारे क्वेश्चंस अभी बनाए भी ना हो, तो ये देखते हैं, जितने बने हैं उतने हम कर लेंगे, बाकी फिर कभी देख लेंगे। ठीक, व्हेन वाज द सेकंड कमिंग रिटन, ये कब लिखी गई है, जो सेकंड कमिंग है आपकी, मैंने दोनों के क्वेश्चन इंक्लूड किए। मैंने पहले ही कहा था कि मैं द सेकंड कमिंग की एंड सेलिंग टू बाइजेंटियम दोनों का जो है एक साथ ही लेकर आऊंगी, तो इसके क्वेश्चन भी आप इधर ही सॉल्व कर लीजिए। तो वो कब है, 1919 में जो है वो लिखी गई है। एंड इन विच कलेक्शन यीट्स लेटर इंक्लूड द सेकेंड कमिंग, किस में इंक्लूड किया था उन्होंने, द टॉवर में इंक्लूड किया था। और इससे पहले किस में वो आई थी, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैंने जब वीडियो पढ़ाया है तो वहां पे बताया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट डज द फॉल्कन सिंबलाइज इन पोम। ये जो फॉल्कन है, जो बाज है, ये क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये ह्यूमैनिटी एंड सिविलाइजेशन को सिंबलाइज कर रहा है। जो ह्यूमैनिटी है, जो सिविलाइजेशन है, वो किस तरह से जो है वो खत्म होती चली जा रही है। व्हाट इज द रो बीस्ट, ये जो रो बीस्ट है ये किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, मूविंग टूवर्ड्स पैथेलियम ऑफ सिंबल ऑफ, ये किस चीज का सिंबल है, अ न्यू डार्क एंड वायलेंट एज। यानी इन्होंने बोला था कि एक युग जो है वो समाप्त हो रहा है, वो एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है, और दूसरे युग की क्या हो रही है, स्टार्टिंग हो रही है, वो शुरुआत हो रही है। लेकिन वो युग कैसा है, वो पूरा का पूरा ब्लड शेड युग है। ठीक है, बिल्कुल वायलेंट युग है। क्यों, क्योंकि वर्ल्ड वार के टाइम पीरियड में इन्होंने ये टाइम जो है ये क्या बोलते हैं पोम लिखा था, और ये जो वर्ल्ड वॉर है फर्स्ट है, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट है उसी के बाद इन्होंने लिखा था। तो ऑब्वियसली ऐसी थिंकिंग आना बिल्कुल बट नेचुरल है। ठीक है, ये देखिए ये आगे नहीं बना है, मैं वही कह रही थी ना। आगे देखिए विच फिगर ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट इन द लाइन द बेस्ट लार्क ऑल कॉन्विक्शंस वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। यहाँ पर किसका यूज है, तो ये पैराडॉक्स का यूज है, यानी कि देखिए अपोजिट चीजें दिख रही हैं, बेस्ट एंड वर्स्ट। ठीक है, क्लियर है आपका। आगे देखिए, अब ये सेलिंग टू बाइजेंटियम के क्वेश्चंस देख लीजिए। इन विच ईयर वाज सेलिंग टू बाइजेंटियम पब्लिश्ड, किस ईयर में पब्लिश हुई थी, तो ये आपका जो है वो 1928 में जो है वो पब्लिश हुई थी। किस कलेक्शन में, द टॉवर में। अभी आपने तुरंत के तुरंत पढ़ा है, ठीक है, पढ़कर आप आए हो। फिर देखिए इन विच पोइट्री कलेक्शन द, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं दिया था, ओके, द टॉवर, ठीक, द टॉवर में पब्लिश हुई है। नेक्स्ट देखिए, इसका ना मैं साइज नहीं बढ़ा पाई हूँ, मैं पता है बहुत जल्दी जल्दी में पीपीटी बनाई हूँ, क्योंकि कल जो है वो नवरात्रि भी स्टार्टिंग हो रही है, तो घर में पूरी साफ सफाई और पूजा की तैयारियां करना। आज शॉपिंग पे गई, उधर भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। मतलब आज का दिन बहुत 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 ज़्यादा हेक्टिक रहा, इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत हमेशा ख़राब ही रहती है, तो थोड़ा भी जो है वो बहुत परेशान हो जाती हूँ, तो इसी वजह से जो है इसको नहीं कर पाई। तो आई होप आप जो है इसको विजिबल होगा, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, मैंने फटाफट से बस इसको बना दिया, और साइज जो है कुछ चीज़ों का मैं बड़ा नहीं कर पाई हूँ, तो मैनेज कर लीजिएगा आप इतना। वॉट डज द कंट्री इन द फर्स्ट स्टेंजा सिम्बलाइज, इसमें किस कंट्री की उन्होंने बात की है, तो उन्होंने जो है वो अ कंट्री ऑफ यूथ सेंसुअस प्लीजर एंड मोरालिटी की बात की है। हालांकि उन्होंने जो है इसमें
सेलिंग टू जो बाइजेंटियम है, इसमें इन्होंने क्या बोलते हैं, होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम की बात की है, लेकिन ये जो किससे ये किस ओवरऑल ये जो जा रहे हैं, जहां पर जा रहे हैं, ये जहां जाना चाहते हैं, वो कौन सी सिटी है? बहुत केयरफुली इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्योंकि आप जब झटके से देखेंगे ना तो आप बाइजेंटियम टिक कर देंगे, लेकिन इसको समझिए ध्यान से कि ये जो है ये बाइजेंटियम सिटी में जा रहे हैं, वहां ये जाना चाहते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेंजा ये किस सिटी की, किस वर्ड की बात कर रहे हैं, कि जहां पर ओल्ड लोगों की, बूढ़े लोगों की कद्र नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो कौन सी जगह है? वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो यूथ है ये बिल्कुल सेंसुअस प्लीजर में और मोर्टैलिटी में लगे हुए हैं, ठीक, यानी सिर्फ और सिर्फ लव में, लस्ट में, इन सारी चीजों में लगे हुए हैं। तो उस संसार की बात हो रही है, यानी यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो जाएगा। मैं इसे इरेज करके लगा दूं क्योंकि मैंने आपको समझाने में लगाया है, लेकिन बाय द वे मान लीजिए आपको कंफ्यूजन हो, ठीक, तो मैं इसको इरेज ही कर दे रही हूँ। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंजा नंबर 1 के अकॉर्डिंग बात की जा रही है। अगर पूछा जाएगा वो किस सिटी में जाना चाहते हैं, तब हमारा आंसर होगा बाइजेंटियम। ओके, नेक्स्ट देखिए, वॉट इज बाइजेंटियम अ सिंबल ऑफ इन द पोएम। इस पोएम में ये जो बाइजेंटियम है वो किस तरह का सिंबल है? वो एक आर्टिस्टिक एंड स्पिरिचुअल इमोर्टैलिटी का सिंबल है, ठीक है। बहुत अच्छे से इस चीज को मैंने आपको डिफाइन कर ही दिया है, बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, विच इमेज इज यूज टू डिस्क्राइब द सोल्स रिलीज फ्रॉम द ईजिंग बॉडी, ठीक। अब किसकी इन्होंने बात की है, किस चीज का इन्होंने यूज किया है, किस इमेज का यूज किया है, किस इमेजरी का? तो अ बर्ड सिंगिंग ऑन अ गोल्डन पॉ का यूज किया है, ठीक। एक बर्ड जो है उस कलाकृति में इस पेड़ की, ये जो पेड़ है ना, इस पेड़ की ये जो गोल्डन शाखा है, इस पे बैठ कर क्या कर रही है? गाना गा रही है। इस सिंबल का क्या किया गया है? यूज किया गया है, ठीक। अ बर्ड सिंगिंग ऑन अ गोल्डन बो, ठीक। क्या दिखाने के लिए? सोल्स रिलीज फ्रॉम द एजिंग बॉडी, यानी बूढ़े व्यक्ति की शरीर से ये जो सोल है वो रिलीज हो जाए, यानी खत्म हो जाए, सोल चली जाए, इंसान मर जाए, उसके लिए इन्होंने किसका यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज द phrase an aged man is but a paltry things a tattered coat upon a stick illustrate, क्या बताता है? ये जो फटा चिथड़ा सा ये जो कोट है जो एक स्टिक से लगा हुआ है, टंगा हुआ है, ये द डिकेइंग ऑफ बॉडी इन ओल्ड एज, यानी ओल्ड एज में किस तरह से जो बॉडी है उसका क्षय हो जाता है, किस तरह से बूढ़ी हो जाती है, बीमार हो जाती है, पतली हो जाती है, मुरझा जाती है, उसको इन्होंने बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आपको मैं याद दिला दूं, कल के लाइव सेशन में आना नहीं भूलना है आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपका शेक्सपियर वन शॉट कवर हो जाए, तो इस तरह से मैराथन्स मैं आपको हर दिन दिया करूंगी। और मैराथन्स हम जितने ही देखते हैं, करने के लिए कितने मैराथन्स हमें करने पड़ते हैं, वैसे तो मैं कोशिश करूंगी आप लोग जितना साथ दोगे उतना करने की। उसके बाद जो है मैं सारे मैराथन्स का कंपाइलेशन एक बनाकर महा मैराथन्स वीडियो भी डाल दूंगी, चाहे वो जितने घंटे का हो, अगर यूट्यूब परमिशन देता है, वो चीज़ पड़ जाती है तो, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स कम है तो मे बी मुझे ये जो है फैसिलिटी ना मिले, तो देखती हूँ जितना हो पाएगा उतना करूँगी। और नई फैसिलिटी मिलेगी तो भाई वो तो मेरे हाथ में है ही नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के हाथ में है। आप लोग जब सब्सक्राइबर्स बढ़वाएंगे तभी तो मैं जो ये सारी चीज़ें हैं वो कर पाऊँगी, क्योंकि जब मैं एबल ही नहीं हूँ करने की, क्योंकि यूट्यूब का ना रिस्ट्रिक्शन होता है कि इतने सब्सक्राइबर इतने ये होने पर एक एक जो आपको चीज़ है वो मिलती रहती है। जैसे कि 50 सब्सक्राइबर्स होने पे आपको लाइव आने का परमिशन मिलता है, वैसे हर सब्सक्राइबर बाउंड पे हर उस पे कुछ ना कुछ चीज़ें मिलती हैं। तो अब मुझे नहीं पता मेरा महा मैराथन्स के लिए 11-18 जितने भी घंटे की वीडियो वो डालने की परमिशन मिलती है या नहीं मिलती है, देखते हैं। अब आप लोगों के हाथ में है, आप लोग जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स बढ़वा दो तो हो सकता है मैं आप लोगों के लिए ये भी कर पाऊँ, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, इतने कष्ट इतनी पीड़ा में भी पढ़ा रही हूँ, आप देख लो आपका मॉरल क्या कहता है। विच फॉर्म डज द पोम टेक, वो किस फॉर्म में लिखी हुई है? तो ये ओटाइवा राइमा में लिखी हुई है, यानी कि 8 लाइन्स में है। आपने देखा है इसमें कितने स्ट्रेंजा हैं? टोटल जो है वो 4 स्ट्रेंजा हैं, और हर स्ट्रेंजा में कितनी लाइन्स हैं? 8 लाइन्स हैं, ठीक है। कितनी लाइन्स हैं? 8 लाइन्स हैं, ठीक। देखिए मैंने ये चीज़ वहाँ पर नहीं बताई थी, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन में ले लिया है, तो आप इसका फॉर्म भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द पोम्स अल्टीमेट विश इन द पोम।
जो पोइट है, सॉरी पोइट, इस पोइट का जो अल्टीमेट विश है वो एक्चुअली चाहते क्या है, वो चाहते हैं टू ट्रांसेंडेंट द फिजिकल बॉडी एंड अचीव इमॉर्टैलिटी थ्रू आर्ट, यानी वो चाहते हैं ये फिजिकल बॉडी से वो दूर चले जाएं और जो है वो एक आर्ट की तरह इमॉर्टल हो जाएं, हमेशा के लिए क्या हो जाएं, अमर हो जाएं। ठीक है, तो यही यही वो चाहते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंज्यूम माई हर्ट अवे सिक विद डिजायर सजेस्ट, ये क्या सजेस्ट करता है, ये पोइट की लॉन्गिंग फॉर रिलीज फॉर मॉर्टल डिजायर, यानी ये जो भी उनकी मॉर्टल डिजायर हैं, जो अभी भी इच्छाएं उनकी बची हुई हैं, उसके बारे में बात कर रहा है कि उसको भी आप नष्ट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोम कंट्रास्ट, अब ये पोम क्या है, किस चीज में, ईस्ट वेस्ट, यंग यूथ, रिलीजन, पॉलिटिक्स, नेचर एंड टेक्नोलॉजी, किस में कंट्रास्ट है, तो ये यंग एंड यूथ में कंट्रास्ट है। ये बता रहा होता है कि जब हम यंग होते हैं तब हम कैसे होते हैं, और जब हम यूथ होते हैं तो हमारे घर में हमारी कितनी उपयोगिता होती है, कि अगर सपोज दैट आप अपने आप को ही ले लीजिए, आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, अगर आप पुरुष हैं और आपके घर में आप ही एक कमाने वाले हैं, तो आपके घर में लोग क्या सोचेंगे, हे भगवान इन्हें कुछ ना हो, ये बीमार भी ना पड़े, वरना इन्हें कुछ हो जाएगा, तो फिर हमारा क्या होगा, हम कैसे रहेंगे। उसी तरह एक स्त्री है जो अर्न भी कर रही है या अर्न नहीं कर रही है, सिर्फ हाउस वाइफ ही है, तो लोग ये सोचेंगे एक दिन के लिए भी ये मायके ना जाने पाए, एक दिन के लिए ये घूमने ना जाने पाए, कहीं जाने ना पाए, अगर ये कहीं चली गई तो घर का काम कैसे होगा, या हम खुद ही सोचते हैं कि हमारे बिना कैसे होगा, लेकिन एक्चुअली सबके बिना सब कुछ हो जाता है, सच तो यही है। तो वही वो बता रहे हैं कि जब हम यूथ में होते हैं तो हम इस तरह से सोचते हैं, लेकिन जब हम एजेड हो जाते हैं, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तो हम वही हैं, लेकिन फिर भी बल्कि हमारे पास क्वालिटीज और ज्यादा हो गई हैं, हम और ज्यादा सीख चुके हैं, हमारे अंदर और ज्यादा जो है वो ज्ञान हो चुका है, लेकिन अब हमारी वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम अर्न नहीं कर रहे हैं, अब हम काम नहीं कर रहे हैं, तो अब हम क्या हो चुके हैं, बोझ हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, अब द सेकेंड कमिंग से कुछ और क्वेश्चन आपको दे देती हूँ। द गायर सिंबलाइज, ये जो गायर है, ये जो आपका ये चीज था, ठीक, ये वाला स्पाइरल वाला, ये क्या है, ये सिंबलाइज करता है साइक्लिकल व्यू ऑफ हिस्ट्री को सिंबलाइज कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, द लाइन थिंग्स फॉल अपॉर्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड इंस्पायर द टाइटल ऑफ अ नॉवल, ये किस नॉवल के लिए है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जब मैंने सेकंड कमिंग पढ़ाया था तो आपको देखिए, ध्यान दीजिए, वहां पर ये लाइन आई थी, तीसरी लाइन है आई थिंक, और इसमें ये क्या है, थिंग्स फॉल अपार्ट, ये क्या है, ये चिन्हुआ एवे हैं उनका, और ये वर्क, आपको सबसे बड़ी बात की ये वर्क आपके टीजीटी में प्रिस्क्राइब्ड भी है, हमें चिन्हुआ एवे का थिंग्स फॉल अपार्ट पढ़ना है, तो उन्होंने अपनी इस नॉवल का जो नेम है वो कहाँ से लिया है, वो यहीं से लिया है, इन्हीं के वर्क से लिया है, द सेकंड कमिंग से। ध्यान रखोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ गाइज आपको, तो बस बहुत अच्छे से जो है आप लोग, मेरे सारे प्यारे बच्चे, मेरे अच्छे बच्चे, आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़ते रहिए, और जो है खूब मेहनत करिए, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, बल्क में वैकेंसीज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, तो इनको जो है आप अवेल करिए, बिल्कुल भी खाली मत जाने दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोन ऑफ फर्स्ट स्ट्रेंजा इज, फर्स्ट स्ट्रेंजा का टोन क्या है, ठीक है, इसका टोन जो है वो क्योटिक है, मतलब कितना ही, मतलब आपने आपने तो जब पढ़ा होगा तब इसको बहुत अच्छे से फील ही किया होगा। अगर बात करें स्पिरिचुअल जो मुंडी है, वो जो उसका मीनिंग क्या है, तो अ कलेक्टिव सोल, अ वर्ड सोल, यानी इनका मतलब ये था कि जो जिसका जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल डरा देने वाला था, वो जो सोल है वो पूरे संसार की आत्माओं का क्या था, एक कलेक्शन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रॉ बीट हैज रिजेम्बलेंस टू, ये जो रॉ बीट था, यानी जिसका क्या था, बॉडी और सिर अलग अलग था, तो वो क्या है, वो भयानक सी जो इमेज है, वो एक बाइबलिकल जो है वो स्फिनिक्स एंड एंटी क्राइस्ट फिगर था। ठीक, एंटी क्राइस्ट फिगर था, क्योंकि वो चाहते तो कि जीजर क्राइस्ट का जन्म हो, यानी सेकंड कमिंग उनका हो, लेकिन वो क्या होता है, वो एंटी क्राइस्ट इमेज होता है, यानी वो सब कुछ अच्छा अच्छा चाहते हैं, लेकिन अच्छा नहीं होता, यानी जो एक युग खत्म हुआ और एक जो युग है वो आने वाला है, वो चाहते थे कि वो युग जीसस क्राइस्ट से हो, यानी बहुत ही अच्छा हो, लेकिन वो युग आ कैसा रहा है, वो एक इस बीस्ट की तरह से आ रहा है, यानी मार काट ब्लड शेड वाला युग आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये वर्ल्ड वार के बारे में ही बात कर रहे हैं। फिर देखिए, व्हाट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन्फ्लुएंस द पोएम,
क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बना था, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड जो रशिया रिवॉल्यूशन था, इतना ज़्यादा इन सब लोगों ने ब्लड शेड और ये सारी चीज़ें देखी थी ना कि जो है इनका जो मन जो है वो इस चीज़ से हरदम के लिए एकदम हट गया था। तो इसीलिए ये इतना दुखी होकर के क्या करते थे, चीज़ें लिखा करते थे। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो कह रहे हैं द बेस्ट लैक ऑल कॉन्विक्शंस वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है द डीके, सॉरी हाँ ठीक है, द डीके ऑफ लीडर्स इन एंड मोरालिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द पोएम कंट्रास्ट इस चीज के बारे में है, पास्ट ओल्डर एंड प्रेजेंट कयोस के बारे में बिल्कुल है कि प्रेजेंट कितना कयोस, कितना उथल पुथल मचा हुआ है, और ये जो पास्ट है, ये पास्ट ऑर्डर है, ये जो है किस तरह से चीजें सारी थी। ठीक, नेक्स्ट देखिए गुड वर्सेस इविल, अच्छाई और बुराई के बारे में है। नेक्स्ट देखिए क्राइस्ट वर्सेस एंटी क्राइस्ट के बारे में है, यानी वो चाहते थे तो क्राइस्ट का जो सेकंड कमिंग है वो, लेकिन होता क्या है, एंटी क्राइस्ट एक बीस्ट जो है वो आता है, तो यानी ऑल ऑफ एबव। ठीक है, आगे देखिए द स्ट्रक्चर ऑफ द पोम इज, कैसा स्ट्रक्चर है, इसमें 2 स्ट्रेंजा है ऑफ इनरेगुलर लेंथ, ये 10 सेकंड की कमिंग की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, 10 सेकंड कमिंग की बात हो रही है। द फाइनल रिटोरिकल क्वेश्चन सजेस्ट, जो फाइनल रिटोरिकल क्वेश्चन था वो क्या सजेस्ट करता है, वो एक न्यू बिगिनिंग की बात कर रहा है, एक टेरिफाइंग बिगिनिंग की बात कर रहा है। ठीक है, ये जो क्या बोलते हैं नया युग आने वाला है, ये कितना टेरिफाइंग है। ठीक है, अब सेलिंग टू बाइजेंटियम के 10 क्वेश्चन देख लेते हैं बस, उसके बाद फिर खत्म। तो फर्स्ट क्या है, द पोएम बिगन्स विद द फ्रेज, किस फ्रेज के साथ पोएम स्टार्ट होती है, देयर इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। वॉट डज नो कंट्री फॉर ओल्ड मीन, यानी इसका मतलब क्या है, अ वर्ड दैट वैल्यूज यूथ एंड सेंसुअस प्लीजर नॉट ओल्ड, यानी एक ऐसा संसार जो जवान लोगों के लिए है, सेंसुअस चीजों के लिए है, लेकिन किसके लिए नहीं है, बूढ़े लोगों के लिए नहीं है। राइट, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फटाफट से कवर करेंगे क्योंकि मेरी ना बिल्कुल बैंड बज चुकी है। ठीक है, इंसान के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए ना कि सारा दिन काम करे, सब कुछ करे, फिर भी बिल्कुल ना थके। मुझे तो कभी कभी लगता है लोहे का शरीर होना चाहिए। फिर देखिए आगे, ईस्ट मेरे साथ वो गर्ल्स एसोसिएट कर रही होंगी अपने आप को जो मतलब क्या ही, खैर छोड़िए इसको, छोड़िए क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। इट्स एसोसिएट्स द हर्ट विथ इट, जो जो आपके डब्ल्यू बी ईट्स हैं वो अपना हर्ट किसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक, सेलिंग टू बाइजेंटियम के क्वेश्चन कर रहे हैं, पोम को ध्यान रखेगा, डिजायर एंड मॉर्टैलिटी को, कि उनके मन में बूढ़े हो गए लेकिन अभी भी डिजायर है, वो उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं कि हे ऋषि मुनि इसको खत्म करो। द पोइट विशेस टू बी गैदर्ड इनटू द आर्टिफाइस ऑफ इटर्निटी, इसका मतलब क्या है, मीन क्या है, इसका मतलब है ही वॉन्ट्स टू इंटर द इटर्नल वर्ल्ड ऑफ आर्ट एंड स्पिरिट, ये एक ऐसे संसार में चाहते हैं, जाना चाहते हैं जो एक इटर्नल वर्ल्ड ऑफ आर्ट है, जो कभी नष्ट नहीं होगा, ऐसी आर्ट में। तो ये तो हमने देख ही लिया था कि ये जो पोम है वो किस में लिखी है, और टावा राइमा में लिखी है, यानी 8 स्टैंजा फॉर्म में है, एंड इसकी जो राइम स्कीम है वो ए बी टीसी भी है। अच्छा ठीक है, मुझे इसकी राइम स्कीम जरा चेक करने दीजिएगा। ठीक है, इस पे अभी हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्योंकि राइम स्कीम जो है कभी कहीं भी कुछ भी लिखा हो वो आपको नहीं मान लेना चाहिए, आपको उस राइम स्कीम को क्या करना चाहिए, हमेशा के लिए जो है उसको पढ़ कर देखना चाहिए। ठीक, आगे देखिए, बाइजेंटियम सिंबलाइज, क्या सिंबलाइज करता है, इटर्नल आर्टिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्ड को सिंबलाइज करता है। इसके राइम स्कीम हम चेक करेंगे। ठीक है, ये जो टैटर्ड कोट अपॉन ए स्टिक, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, तो ये मेटाफर फॉर ओल्ड एज है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। व्हाट रोल डू सैजेस प्ले इन द पोम, ये जो सैजेस हैं, ये जो साधु संत हैं, इनका क्या रोल बताया गया है, ये गार्जियन की तरह है, गार्जियन ऑफ होरी फायर हु गार्ड द पोएट सोल, ये पोएट की सोल को क्या करेंगे, गाइड करेंगे, गाइडर की तरह है। नेक्स्ट देखिए, व्हाई डज ईट्स वांट टू ट्रांसफॉर्म इनटू अ गोल्डन बर्ड, क्यों वो गोल्डन बर्ड में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हैं, ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि टू एस्केप
इमॉर्टैलिटी एंड सिंग इटर्नली, यानी वो चाहते हैं कि वो इस नश्वर संसार से दूर चले जाए और हमेशा हमेशा के लिए गाना गाते रहें और अमर हो जाए। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम इज द इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल थ्रू आर्ट एंड स्पिरिट, यानी आर्ट और स्पिरिट के माध्यम से वो इमॉर्टैलिटी चाहते हैं, यानी कि अमरता चाहते हैं, ठीक, नश्वरता से दूर जाना चाहते हैं। ये था आपका पूरा का पूरा। अब हम चलिए फटाफट से क्या करते हैं, पीछे चलते हैं और इसके फिगर ऑफ स्पीच को चेकआउट कर लेते हैं, नहीं तो फिर जो है ये छूट जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को हमेशा क्रॉस चेक करना चाहिए। ठीक, मुझे इसकी जो राइम स्कीम है वो पढ़कर देख लेती हूँ कि वो टाइपिंग एरर है या फिर क्या है। वो अभी हमको समझ में आ ही जाएगा कि क्या है इसकी राइम स्कीम, हम चेकआउट कर लेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसको मैं इरेज करती हूँ। ठीक, अब देखिए पेन भी लेना पड़ेगा, इतना मैं जल्दी करना चाह रही हूँ, इतना देर हो रहा है, तो पेन 2 बार क्लिक कर। चलो देखो, आपका है यंग ए, ठीक, ट्रीज। अब यंग और ट्रीज क्यों ए बी हो गए, क्योंकि यंग और जो ट्री है वो राइम नहीं कर रहे हैं। उसके बाद देखिए सॉन्ग, तो यंग सॉन्ग राइम कर रहे हैं ना, तो ये अगेन ए हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए ट्रीज सीज, ये राइम कर रहा है तो बी हो गया। फिर देखिए फिर आपका लॉन्ग है, तो ये लॉन्ग किससे राइम कर रहा है, यंग से और सॉन्ग से राइम कर रहा है लॉन्ग, यानी ये ए हो गया। फिर डाइज, अब देखिए ट्रीज सीज एंड डाइज का साउंड रिपीट कर रहा है ना, यानी ये आपका बी हो गया। नेक्स्ट देखिए नेग्लेक्ट, अब ये नेग्लेक्ट ऑब्वियसली सही है, वहां पर बिल्कुल सही था कि यहाँ पर ए बी राइम स्कीम नहीं है, क्योंकि कई कई जगह आपको लोग बताएंगे या मिल जाएगा कि ए बी राइम स्कीम यूज हुई है, बट ऐसा नहीं है, ए बी राइम स्कीम नहीं हुई है। अब यहाँ पर देखिए नेग्लेक्ट, आप बोल कर देखिए, ना ही ये यंग से राइम कर रही है, ट्रीज, नेग्लेक्ट, सॉन्ग, सीज, लॉन्ग, डाइज किसी से राइम कर रही है नहीं, तो ये यानी नेग्लेक्ट और इंटेलेक्ट क्या हो गया, सी सी हो गया, यानी हमने प्रूफ कर दिया कि वहां पर जो भी लिखा था वो बिल्कुल सही था, यानी यही उसकी राइम स्कीम होगी। अब नेक्स्ट की देख लीजिए, थिंक और सिंक राइम कर रहा है, यही पूरा ओवरऑल है। ठीक है, तो फटाफट से जो है आप देख लीजिए, यंग और थिंक जो है ये राइम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अरे भैया ठीक, मत आओ पेन, अब हमको पेन लेनी ही नहीं है, जाओ। चलो ये क्या है, ये आपका ए हो गया, ठीक, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब अनलेस और ड्रेस राइम कर रहा है तो बी हो गया, थिंग और सिंग राइम कर रहा है तो ए हो गया, अगेन थिंग सिंग और स्टेइंग लाइन कर रहा है, राइम कर रहा है तो ए हो गया। मैग्निफिसेंस, ड्रेस और लेस का साउंड राइम कर रहा है ना, तो बी हो गया। नेक्स्ट देखिए कम और बाइजेंटियम, का साउंड रिपीट कर रहा है तो ये सी सी हो गया, यानी कि ओवरऑल हम अब समझ गए कि इसकी फिगर ऑफ स्पीच क्या है, ए बी सी सी, कोई कुछ भी बता दे आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, हमेशा उसको क्रॉस चेक करना है। तो इसकी फिगर ऑफ स्पीच क्या है, ए बी सी सी, ठीक है, नहीं सॉरी मैंने गलत लिख दी, यहाँ पर एक ए बी और होगा, क्योंकि ये 8 लाइन की है ना पोम, 6 लाइन की थोड़ी है, यानी 2 4 6 और 8, ए बी सी सी, ये इसकी राइम स्कीम है। बहुत अच्छे से आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, हमेशा क्रॉस चेक करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अब जो है मिलेंगे अगली वीडियो में, और कल जो है फिर से मैं आपको याद दिला दूं, 8 बजे, बिल्कुल 8 बजे हम और आप मिलने वाले हैं, फर्स्ट टाइम हम लाइव इंटरेक्ट करेंगे। तो अगर आप जो है मेरी तरह एक्साइटेड हैं, मैं तो बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप सभी लोगों के साथ मिलने के लिए, बात करने के लिए। तो अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो डेफिनेटली आप जो है मुझसे मिलिएगा 8 बजे, और हम सभी तो विलियम शेक्सपियर को इस तरह से पढ़ेंगे कि आपने विलियम शेक्सपियर को वैसे नहीं पढ़ा होगा, गारंटी है मेरी, क्योंकि मैं एक ही जगह आपको इतना कुछ सब कुछ प्रोवाइड कर दूंगी ना कि आपको लगेगा कि बस यही एक वीडियो, बस यही मैराथन, महा मैराथन देख लेना है, फिर उसके बाद एग्जाम देने चला जाना है, बस वहां पर सब कुछ मैं आपको डाल दूंगी। लेकिन हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए आप लोग, ताकि मैं महा मैराथन डाल तो पाऊँ। ठीक है, आपको अगर लगे मैं सिर्फ बनी बनाई बात कर रही हूँ तो आप जाकर एक बार यूट्यूब पे चेक कर लीजिएगा कि हर चीज़ का एक क्राइटेरिया है, जब आप उसको फुलफिल करते जाते हो तब आपको एक एक चीज़ अनलॉक होती है इस यूट्यूब पे। जैसे 50 सब्सक्राइबर्स पे मुझे लाइव मिला है, पहले लाइव का ऑप्शन नहीं था, मैं चाहकर भी नहीं ले सकती थी। तो उसी तरह से जब आप इस फैमिली को बड़ा करोगे तो धीरे धीरे फैसिलिटीज़ मिलती जाएंगी, और उस फैसिलिटीज़ के थ्रू मैं आपको बहुत सारी चीज़ें देती चली जाऊँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।
बाय बाय एंड टेक केयर।